Dear students, today we are going to start our lecture 5 of chemistry. Yesterday we have studied in lecture 4 the topic molecule. In this topic, first of all we defined the molecule, the smallest particle of a substance which can exist freely in nature. Then we classified the molecules on the basis of atomicity, monatomic molecules, diatomic and polyatomic. Then on the basis of nature of substance, we classify the molecules, homoatomic molecules and heteroatomic molecules. Then we classify the molecules on the basis of size, micromolecules and macromolecules, and in the last we discuss an example of hemoglobin as a macromolecule which is 68,000 times heavier than hydrogen atom. Dear students, today we are going to discuss next topic is ion. Now we define the ion. Ions are those species. Ions are definition of ion. Ions are those species. Ions वो species हैं which carry either positive or negative charge. Species से मुराद यहाँ पे क्या है? वैसे species का मतलब जो है वो अक़साम होता है, अनवा होता है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए species, varieties के लिए species का लफ्ज़ इंग्लिश लिटरेचर में बोला जाता है. तो यहाँ पे जो है वो पार्टिकल्स के लिए जो है वो ये लफ्ज़ बोला गया है. आप इस स्पीशीज से मुराद एटम्स भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं. तो अब फिर आयन की डेफिनेशन कुछ यूं बन गई. आयंस आर दोज एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. The next point in your topic is types of ions based on charge. आयंस को हम उसकी दो टाइप्स बनाते हैं चार्ज की बुनियाद पर, कैटायंस, अनायंस. कैटायंस जो है उनकी डेफिनेशन पहले पॉइंट में मैंने लिखी है. पॉजिटिव चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कैटायंस. कि ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उन्हें कैटायंस कहते हैं. ये कैट कैथोड से है, आयन आयन से है. तो कैथोड की तरफ जाने वाले आयंस को कैटायंस के नाम से पुकारा जाता है. इसी तरह से अनायंस की डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अनायंस. एनोड की तरफ जाने वाले आयंस अनायंस. एनोड से एन और आयन आयन के लिए अनायंस. एनोड वाले आयंस अनायंस. सेकंड पॉइंट इज dear students, I have described this topic in differences. If the short question is asked, differentiate between cation and anion, then you have to write at least 4 points for 2 marks. So cations are formed by loss of electrons. loss को मैंने highlight भी कर दिया है. While anions are formed by gain of electrons. नीचे हमने फर्क किया कि इधर हमने एक A एटम ले लिया है और इधर एक B एटम. ये A एटम हाइड्रोजन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कोई भी हो सकता है. इस तरह से B एटम जो है वो कोई और एटम हो सकता है, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, वगैरह वगैरह. जब किसी हमें पता है कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं. जब आप इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाने की वजह से उस एटम के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसलिए हम उसको कैटायन कहना शुरू कर देते हैं. इसी तरह से जब कोई बी एटम जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बी लिया है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन्स की तादाद कम हो जाएगी, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए हम उसको अनायन कहना शुरू कर देते हैं. थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैटायंस एंड अनायंस.
Cations are always formed in an endothermic process. कैटायन चाहे +1 वाला, देखें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2+ चार्ज हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3+ चार्ज हो जाएगा। कि किसी कैटायन के ऊपर कितना चार्ज होगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द एटम और मॉलिक्यूल। सिमिलरली किसी अनायन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1 होगा, 2 माइनस होगा, 3 माइनस होगा, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए गए हैं या ऐड किए गए हैं। कैटायंस आर ऑलवेज फॉर्म इन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। चाहे कैटायन +1 चार्ज का, 1+ चार्ज का हो, 2+ का हो, 3+ का हो, वो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो है वो ऐसा जो है वो कैटायन में तब्दील होता है। जबकि अनायंस ऑफ 1- चार्ज, जिन्हें यूनिनेगेटिव आयंस भी कहते हैं, और फॉर्म्ड इन एन एक्सोथर्मिक, वो एनर्जी रिलीज करते हुए बनते हैं। जबकि -2 -3 वाले चार्जेस जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब, जो आयंस हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके बनते हैं। ऐसा क्यों है ये जरा बाद में आपके साथ डिस्कस करते हैं। नीचे आखिरी पॉइंट में जो है वो हाइड्रो एग्जांपल्स दी गई हैं, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्युमिनियम आयन, और इसी तरह से जो है फ्लोराइड, क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्राइड एटसेट्रा। Dear students, remember properties of ions have different properties of ions. आयंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उन एटम्स या मॉलिक्यूल से डिफरेंट होती हैं जिनसे वो पैदा होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है अब उनके अंदर जो है वो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट बदल गया है, तो इसलिए उनका साइज भी बदल जाता है। तो इसलिए ना सिर्फ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी क्या हो जाएंगी, अपने ही एटम्स या मॉलिक्यूल से जिनसे वो पैदा हुए होते हैं उनसे। तो इसलिए आयंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर पेरेंट एटम्स। Anyhow, once again we again classify the types of ions, but this time based on number of particles. उस आयंस के अंदर एटम्स कितने हैं। सिंगल एटम आयंस, जिनमें एक ही एटम पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, सल्फाइड, ये एक एटम वाले आयन है। पॉली एटम आयंस, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन एटसेट्रा, से आप फास्फोनियम वगैरह भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन योर टुडेस टॉपिक इज मॉलिक्यूलर आयंस। फर्स्ट वी डिफाइन द मॉलिक्यूलर आयंस। Ions of molecules formed by loss gain of electrons. Ions of molecules formed by loss or gain of electrons from to a molecule. अगर हम किसी जो है वो मॉलिक्यूल से कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होगा। अगर हम किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होगा। अब जो काम की बात है वो ये है कि जो है इसकी एग्जांपल दी है, जैसे ये CH4, देखने में तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना जी, लेकिन अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, CH4 मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसलिए वो क्या बन गया, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। N2 नाइट्रोजन, N2 एक मॉलिक्यूल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, वो क्या बन गया, N2 मॉलिक्यूलर आयन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मॉलिक्यूलर आयन। हम जो है वो ये मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस को उनकी गैसियस स्टेट में ले जाते हैं और फिर उनके ऊपर जो है या तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो वो जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गैस में से गुजरते हैं, गैस के मॉलिक्यूलों में के ऊपर जब टकराते हैं तो दो काम पॉसिबल हो सकते हैं, या तो वो वहां पे डिपॉजिट हो जाए, अगर डिपॉजिट हो जाएंगे तो अनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। लेकिन क्योंकि वो हाई एनर्जी के हैं तो ज्यादा चांसेस ये है कि जब वो किसी गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करके साथ ले जाएंगे। मैं इस बात को जो है वो जरा इक्वेशन फॉर्म में इधर लिख रहा हूं।
ताकि आपको जरा पॉइंट समझ में आ जाए इस बात को इक्वेशन फॉर्म में कि ये एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है और ये एक मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहा है जो कि न्यूट्रल है। तो मॉलिक्यूल में से अब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, बाहर जो निकल रहे हैं वो कितने, 2 हो गए हैं। टकराने वाला एक है, ये इंसिडेंट बम्बारिंग इलेक्ट्रॉन है, ये मॉलिक्यूल के साथ टकराता है तो उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल के बाहर ले जाता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो ये भी हो सकता है कि वो जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट ही हो जाए और वो क्या बन जाए, अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाए। तो ये ध्यान में रखें कि इस तरह का है। तो इसी तरह से अल्फा पार्टिकल्स और एक्स-रेज जो है ये भी काम कर सकते हैं। याद रखें बेटा जी, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि आपको फर्क समझ में आ जाए कि पॉली एटम आयंस और जो है मॉलिक्यूलर आयंस में डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए ये CH3+ कार्बोकैटायन इसे हम कहते हैं, कार्बोकैटायन, ये एक पॉली एटम आयन है, लेकिन उसके मुकाबले में CH4+ ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन है। हालांकि हमें पता है कि CH4 में से अगर जो है वो हम एक हाइड्राइड निकाल दें, यानी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकाल दें तो वो क्या बनता है। तो जब मॉलिक्यूल का फार्मूला चेंज हो जाता है, जब मॉलिक्यूल का फार्मूला उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है तो उसके नतीजे में यानी मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता है, तो उसके नतीजे में अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं तो वो पॉली एटम आयंस या सिंगल एटम आयंस हो सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर आयन जो है वो अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं करता, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले भी वही है, आयन की सूरत में भी वही है। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है किसके अंदर, पॉली एटम आयंस और मॉलिक्यूलर आयंस में। एक एग्जांपल मैं आपकी सहूलत के लिए और जो है वो दे देता हूं, जैसे जो है हाइड्रोक्साइड आयन और इधर जो है वो हम लिख लेते हैं H2O+। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये भी वाटर से बना है। हम सबको पता है कि अगर हम वाटर को डिसोसिएट करें, आयोनाइज होने दें, तो वो आयोनाइज होकर H+ और OH- में, तो देखिए केमिकल फार्मूला चेंज हो गया, चेंज ऑफ केमिकल फार्मूला। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो H2O में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसका फार्मूला चेंज नहीं हुआ है। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके दरमियान में, मॉलिक्यूलर आयन और पॉली एटम आयंस के दरमियान में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। Significance of molecular ions. As molecular ions are not stable particles like atoms and molecules. Atoms में से तो सिर्फ जो है वो क्या कर सकते हैं कि नोबल गैसेस के एटम जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन जो है वही अकेले जो है वो रह सकते हैं, क्या वो रह सकते हैं जो है वो स्टेबल पार्टिकल के तौर पर। बाकी सारे एटम्स को जब मॉलिक्यूल्स या कोई कॉम्बिनेशन बना के रहना पड़ता है। तो भाई बात ये है कि मॉलिक्यूलर आयन जो वो स्टेबल नहीं है, ये फौरन डिकम्पोज करता है और जैसे ये डिकम्पोज करता है हमें उसके अंदर पाए जाने वाले एटम्स और उनकी एटॉमिक प्रोपोर्शन जैसा इंफॉर्मेशन डाटा जो है वो हासिल हो जाता है। तो आपकी किताब में लिखा हुआ है The breakdown of molecular ions obtained from the natural products। हमने वाटर ले लिया, नेचुरल प्रोडक्ट, हमें नहीं पता जी, फर्ज कर ले मैं कहता हूं हमें नहीं पता कि नाइट्रोजन जो है उसके अंदर कितने जो है वो एटम्स पाए जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वो
केमिस्ट्री में जिस सब्सटेंस को नाइट्रोजन कहा जाता है उसका मॉलिक्यूलर आयन बनाते हैं और फिर उसको जो है वो ब्रेक डाउन होने देते हैं, उसने खुद ही हो जाना क्योंकि वो अनस्टेबल है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो जैसे वो डिकम्पोज होगा आगे हमें कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि उसकी डिकम्पोजिशन से जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, जो चीजें बनती हैं, उनको हम डिटेक्ट करके जो है वो डाटा हासिल कर लें और उस डाटा को एनालाइज करके जो है हम नतीजे पे पहुंचते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर जो है वो क्या पाए जाते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम्स पाए जाते हैं और वो जो है वो 1:1 प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। तो इसी तरह से CH4 में हम कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं। जब CH4 का मॉलिक्यूलर आयन टूटेगा तो कार्बन अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। तो यह जो भी सिचुएशन होगी, लेकिन हम उस डाटा से कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कंक्लूजन बना सकते हैं CH4 के मॉलिक्यूल को मतलब ना सिर्फ क्वालिटेटिव बल्कि क्वांटिटेटिव भी, और इवन दैट उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के मतलब जो है वो भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ा इसकी सिग्निफिकेंस है। अब जरा एक छोटा सा जब मैं आपको डिफरेंसेस करवा रहा था पॉइंट्स के किस जो है वो कैटायंस और अनायंस जो है वो उनकी फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है। तो देखिए जरा मैं आपको, आपने अपनी मैट्रिक की क्लास में जो है वो बहुत से एटॉमिक मॉडल पढ़ रखा है, उसमें आपने ये पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के नजदीक पाए जाते हैं वो लो एनर्जी के होते हैं, जो हाई दूर पाए जाते हैं वो और ज्यादा जो है वो क्या होते हैं। ये मिसाल के तौर पर मैंने सोडियम लिया है तो जिसके न्यूक्लियस में जो है वो 11 प्रोटॉन्स हैं और बाहर जो है वो मैंने 11 इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रा कर दिए हैं। 11 प्रोटॉन्स प्लस वाले इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन्स माइनस वाले, इसलिए सोडियम क्या है, न्यूट्रल है। अब हमें पता है कि ये E3 जो है ये हाई एनर्जी का शेल है एज कंपेयर टू जो है वो किसके मुकाबले में, E2 के मुकाबले में। तो जैसे जैसे हम बाहर को मूव करते हैं वैसे वैसे शेल्स की एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ शेल्स, शेल्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को जो है वो उठा के आउटर मोस्ट शेल से इंफिनिट पे पहुंचाना चाहते हैं तो इट मींस E इंफिनिट क्या होगा, E इंफिनिट क्या होगी, एनर्जी मैक्सिमम होती। तो भाई लो एनर्जी से आप हाई एनर्जी की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे तो एनर्जी क्या, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर एब्सॉर्ब। तो इलेक्ट्रॉन जब वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, एब्सॉर्ब एनर्जी। तो इसलिए क्या होगा कि अगर हम चाहते हैं कि सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंफिनिट पे चला जाए, एटम से इतना दूर उसके न्यूक्लियस से चला जाए कि वो एटम का हिस्सा ना रहे, तो भाई हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगी या वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कैटायन फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि जब भी कोई कैटायन बनेगा इलेक्ट्रॉन्स को हमें लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है। अब दूसरी तरफ आ जाए, अगर यही एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिट से आना चाहता है अंदर की तरफ, मिसाल के तौर पर जो है मैं आप लोगों के लिए फ्लोरीन ले लेता हूं, मैं कहता हूं कि अब कौन आ गया है, फ्लोरीन आ गया। ये मैंने तीसरा शेल खत्म कर दिया, ये भी सारा मैं रेज कर देता हूं, तीसरा शेल खत्म कर दिया है और इधर एक इलेक्ट्रॉन देखिए मैंने कम कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 1 7 और 2 9, तो अंदर भी क्या है 9 प्रोटॉन्स है। अब हमारे पास कौन है, फ्लोरीन है। 9 प्रोटॉन प्लस वाले, 9 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वाले, तो ये एक न्यूट्रल एटम है। अब अगर इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये वाला मैं इलेक्ट्रॉन मैंने उधर ब्लू बनाया है तो इधर भी मैं ब्लू कर देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा डालना है, ये इलेक्ट्रॉन हम जी इसको देना चाहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा इन्फिनिट से जो कि हाई एनर्जी पॉइंट है, हाई एनर्जी पॉइंट है, और जबकि ये जो सेकंड शेल है ये उसके मुकाबले में क्या है, लो एनर्जी पॉइंट है।
तो भाई एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जब इसमें ऐड होना है तो उस फ्लोरीन से फ्लोराइड, ये याद रखें, जब आयन बनता है तो नाम भी बदल जाता होता है। तो फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन, और अगर H- होगा तो हाइड्राइड वगैरह वगैरह। खैर, तो देखें कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहा है तो ठीक हो गया। क्या बन गया जी, ये एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी रिलीज कर देगा, एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि ये मिसाल के तौर पर आपने एक ऑक्सीजन एटम लिया, उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, O-1 बन गया। आपने कहा कि ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाएगा। लेकिन जब आप O-1 में एक इलेक्ट्रॉन और डालेंगे, उसी इलेक्ट्रॉन के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन और डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, O2-। अब जरा सोचें, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, तो ये खुद ब खुद तो नहीं आ सकता। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, एडेड, और उस इलेक्ट्रॉन को पुश करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगी। तो टू ओवरकम, देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस 8 प्रोटॉन, ठीक हो गया ना जी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में क्या हो जाएंगे, ये मैं यहां पे जरा जगह बना 4 5 6। तो बेटा जी ऑक्सीजन न्यूट्रल, 8 प्रोटॉन प्लस वाले, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस वाले, न्यूट्रल। आपने इसको पहला इलेक्ट्रॉन दिया, इस इक्वेशन के मुताबिक आपने इसको पहला इलेक्ट्रॉन दिया, पहला इलेक्ट्रॉन ये मैंने क्रॉस वाला बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये O-1 हो गया, ठीक है। एनर्जी क्या हुई, रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन अब जब ये इसके पास आ गया है तो इसके ऊपर ओवरऑल अब ये ऑक्सीजन एटम नहीं रहा है, ये क्या बन गया है, माइनस चार्ज रखने वाला एक पार्टिकल बन गया है, जिसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, माइनस चार्ज। अब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन जो वो देना चाहते हैं, ये मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पे एक वैकेंसी खाली है। हम सबको पता है कि बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो भाई पहले 6 थे, 7वां आ गया, अब 8वें के लिए जगह तो खाली है, जगह है, लेकिन मसला ये है कि ये खुद ब खुद नहीं आ सकता। खुद इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, खुद इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और आगे से O-1 के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो रिपेल किया जाएगा। तो उस रिपेल्शन को कम करने के लिए, टू ओवरकम repulsion between anion of 1- and incoming electron, energy is absorbed, energy is absorbed and so on से मुराद क्या है कि अगर O2- में आप तीसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो भी एनर्जी अब्सॉर्ब करके ही होगा एंड सो ऑन। तो इट मींस यहां पे एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो जो है वो उस खाली जगह पे पहुंच जाएगा। तो ये बड़ा जी आपका आज का टॉपिक है। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो हम जो है वो कल ये आपका आज का टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला जो है वो कल हम जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसके ऊपर काम शुरू करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो मैं हाजिर हूं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट के मुताबिक कोई आपके ज़हन में जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कोई अनयूजुअल क्वेश्चन भी इस टॉपिक के मुताबिक पैदा होता है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है हम
जो है वो अपने इल्म के मुताबिक जो है वो आपको ये देंगे जवाब इसका। तो ना हुआ तो तहकीक करेंगे, ना हुआ तो तहकीक करेंगे। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। शुक्रिया।